Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसका डेफिनेशन हो चुका था आई थिंक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था कल ना। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं उसी के काउंट को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। और इसको मैंने दिखाया था, इट इज डिनोटेड बाय फाई, जिसका फॉर्मूला क्या आया था? जिसका एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था आपके पास, ई डॉट डी एस लिख लो चाहे डी ए लिख लो, एक ही बात है ना। डी ए लिखते हैं, चलो ई डॉट डी ए। ये एक फॉर्मूला था जो कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप ये कहीं भी लगा सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। लेकिन इसको जनरलाइज करके मैंने एक फॉर्मूला और आपको बताया था कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उस समय हम क्या लिख सकते हैं? इफ ई वेक्टर इज कांस्टेंट। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीए। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या? टोटल। क्या बोला मैंने? टोटल। तो डीए वेक्टर क्या है? छोटा सा एरिया है, सरफेस का छोटा सा एरिया, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास टोटल एरिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो एक ये फॉर्मूला भी आप टिप्स पे याद रखेंगे। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये भी डायरेक्ट यूज हो जाता है ना। दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूले आप टिप्स पे याद रखेंगे। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और एक आपका जनरल फॉर्मूला, है ना। असलियत में तो फॉर्मूला यही है, इसी से ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वाला। तो इससे ये आ जाएगा। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट है। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसी को मैं लिख सकता हूं भाई साहब कि ई इंटू में ए इंटू में कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। ये याद रखिएगा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मतलब यहां पे जो थीटा होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या होता है? दो टाइप के सरफेसेस मैंने बताए थे, एक ओपन सरफेसेस, एक क्लोज्ड सरफेसेस। क्लोज्ड और ओपन दोनों हो गए थे। और एरिया का एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब जैसे यहां पे देखते हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया आपको कि एक इस तरीके से सर्कुलर सरफेसेस है, सर्कुलर सरफेस है आपके पास इस तरीके से, जिसका एरिया हम ए मान सकते हैं, है ना भाई। जिसका एरिया कितना है? ए है। और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अगर जा रही है तो क्या आप बोल सकते हैं कि हां इस सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, और अगर इस सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा तो इसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड होगा। मतलब इस सरफेस से फ्लक्स एसोसिएट होगा। मतलब इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा। मतलब इस सरफेस से फ्लक्स क्रॉस होगा। मैं कई वर्ड आपको बता रहा हूं, कई लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। ये सारे का मतलब एक ही है ना। इसलिए मैं सारे वर्ड आपको लाइन बाय लाइन में बोलता गया। तो ये क्या है? ये आपका एक सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, तो मुझे बताना है कि इससे फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा, कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, ये निकालना है। तो ध्यान से देखें तो फाई बराबर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसका एरिया वेक्टर ए मान लेते हैं। तो अब बताओ इसका नॉर्मल किधर बनाएंगे?
अगर हम नॉर्मल की बात करें, अगर अपन नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल दो डायरेक्शन में बना सकते हैं। एक डायरेक्शन तो होगा इस डायरेक्शन में, या तो आप पीछे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनाया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। अगर आप नॉर्मल का डायरेक्शन ऑपोजिट बना देंगे तो एंगल कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 180 डिग्री। एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन मैग्नीट्यूड, है ना। ये सब बातें कल भी मैं कर चुका था, मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? अच्छा, तो ध्यान से अगर आप देखें तो फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, फाई की वैल्यू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ई लिखेंगे, एरिया ए लिखेंगे, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना लेंगे, शाबाश 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी e इंटू ए, एंड दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया। और बेटा ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है। अब बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को बताओ कि एक सर्कुलर सरफेस इस तरीके से रखा हुआ आपके पास, इस तरीके से, कौन से प्लेन में है, हाँ एक्स वाई प्लेन। हाँ, तो ये एक्स वाई प्लेन में सरफेस रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास कर रही है। दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों कांस्टेंट है, एक तो क्वेश्चन में आपको बता देगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे भी आप पहचान सकते हैं पैरेलल लाइंस है ना। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 वोल्ट पर मीटर है। और अगर मैं बात करूं इसका रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है 45। जल्दी से कैलकुलेट करो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस, कैलकुलेट करें फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस। ठीक है, जीरो आया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए 45 डिग्री 10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रहा था, लेकिन इसका आंसर सिंपल कितना आ जाएगा 0। इसका सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 0। हाँ, ब्लू मार्कर दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। इसका सिंपल कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों 0, ध्यान से अगर आप देखिए तो ई ए कॉस थीटा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है, और एरिया वेक्टर किधर होगा, अगर परपेंडिकुलर सरफेस मानेंगे बाहर की तरफ तो कितना एंगल आएगा 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री रखेंगे थीटा की जगह पे तो cos 90 की वैल्यू डालेंगे तो 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा 0। और वैसे भी आप समझिए कि इस सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा, टच कर रहा है, टच करके निकल गया लेकिन पास नहीं हो। पास होने का क्या मतलब है, क्रॉस होने का क्या मतलब है, उसके अंदर से पास करे, सरफेस के अंदर से पास करे। तो ये सरफेस के अंदर से पास नहीं हो रहा, ये सरफेस के अंदर से पास मतलब घुस नहीं रहा सरफेस में, तो यहां पे फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका 0। समझ गए बात? अच्छा, अब देखो आगे, अब हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी बात करते हैं कि मान लेते हैं कि इस तरीके से ये एक क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयर है। कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है। तो ये एक आपका स्फेरिकल सरफेस है, और एक चार्ज यहां पे रखा गया है, यहां रखा है भाई साहब प्लस Q। बताना है इस स्फेरिकल सरफेस से
कितना टोटल फ्लक्स पास करेगा। सुनिए ध्यान से, कितना टोटल फ्लक्स पास करेगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से निकलेंगी, ये तो टच करके निकल गई, फ्लक्स में इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से निकल गई, नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से निकल गई, ये भी टच करके निकल गई, तो इसको भी फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। मेक श्योर, फ्लक्स का मतलब होता है सरफेस को क्रॉस करना, पास करना, टच नहीं करना, है ना, ध्यान रखना है बात। तो दोनों फ्लक्स क्या हो गया, टच करके निकल गया, तो फ्लक्स में सॉरी दोनों लाइंस क्या हो गए, टच करके निकल गया, तो फ्लक्स में ये काउंट नहीं होगा। तो अगर ये फ्लक्स में काउंट नहीं होगा तो ध्यान से अगर आप देखें जो भी लाइंस होंगी जो इसके अंदर से पास कर रही हैं, ये क्या ये सरफेस को कट कर रहा है? यस, कट कर रहा है, ऑब्वियसली कट कर रहा है। एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। और फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। ध्यान से देखो, यहां से जितने नंबर ऑफ लाइंस निकले और यहां से जितने नंबर ऑफ एंटर किए और यहां से जितने नंबर ऑफ लाइंस निकले, क्या सेम होगा? ऑब्वियसली सेम होगा। एक लाइन यहां से घुसा तो वही लाइन जाके उधर से निकल गया, एक लाइन यहां से घुसा वही लाइन जाके इधर से निकल गया, जो लाइन यहां से घुसा वही लाइन जाके इधर से निकल गया। तो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि इसके राइट में देखिए, इसको आधे में बांट दीजिए, आधे पार्ट में बांट दीजिए। इसके लेफ्ट वाले सरफेस में देखिए, इस वाले सरफेस को मैं बोल देता हूं S1 और आधे सरफेस को बोल देता हूं S2। तो S1 सरफेस से जितना फ्लक्स अंदर की ओर एंटर हुआ, क्या उतना ही फ्लक्स बाहर की तरफ निकल गया? और अगर अंदर वाले फ्लक्स को मैं पॉजिटिव मान लूं तो बाहर वाले फ्लक्स को क्या बोलूंगा? नेगेटिव। तो टोटल फ्लक्स यहां पे कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स 0। क्योंकि मैं यहां पे टोटल की बात कर रहा था। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, कोई घर है और घर में 2 दरवाजा लगा हुआ है आगे पीछे, तो अगर 10 आदमी अगर इधर से एंटर करके उधर से निकल गए तो टोटल नंबर ऑफ आदमी, टोटल नंबर ऑफ मैन उस घर के अंदर कितना एसोसिएट होंगे? 0। क्यों? क्योंकि जितने आदमी एक साइड से एंटर करते हैं उतने ही आदमी दूसरे साइड से निकल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैन एसोसिएटेड विद द होम कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर ऐसा होता कि 10 आदमी एंटर करते और दूसरे दरवाजे से 3 आदमी निकल जाते, तो नंबर ऑफ मैन एसोसिएटेड विद द होम कितना होता? 7। वही सेम बात यहां पर है कि जितने नंबर ऑफ लाइंस एक साइड से एंटर करते हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस दूसरे साइड से निकल जाते हैं। तो यहां से तो फ्लक्स आ रहा है, यहां से भी फ्लक्स आ रहा है, यहां से एंटर हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। तो एंटर इज इक्वल टू आउट, मतलब आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स। और टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई? इक्वल हो गई, एक साइड से दूसरे साइड से, तो बराबर 0। समझ गए? अच्छा, अब देखो, इसी बात को मैं यहां से समझाता हूं, इसी चीज को मैं दोबारा यहां से समझाता हूं। मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सिलेंडर, या टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू सिलेंडर तो कैसे निकालेंगे? सुने ध्यान से। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर टोटल फ्लक्स की बात करता हूं
यहाँ पे अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने सरफेसेस दिख रहे हैं, एक सरफेस आपका हो गया ये S1 और एक सरफेस आपका हो गया ये S2, है ना, और एक कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस तो एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड, लेकिन नॉर्मल किधर खींचेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा रहेगा, एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल इधर होगा बाहर की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो बाहर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का डायरेक्शन आउटवर्ड एन कैप। और बहुत अच्छे से आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस को टच करके निकलेगी, क्योंकि ये सिलेंडर है और हॉरिजेंटली रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री, मतलब कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा। सिर्फ किससे पास कर रहा है, सरफेस S1 और सरफेस S2 से। तो यहां लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द S1 प्लस फ्लक्स थ्रू द S2 प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये तो आपका 0 हो गया। अब अगर S1 की बात किया जाए तो S1 ये है S1, एंगल कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का 180 डिग्री, तो लिखेंगे ई ए कॉस 180 डिग्री, लिख देता हूं एक बार, प्लस S2 से यहां पे कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस में ई ए प्लस में ई ए बराबर 0। क्या समझे, 0। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, टोटल ध्यान दीजिएगा मैं टोटल बोल रहा हूं, तो टोटल बोलने का क्या मतलब है, टोटल कितना पास कर रहा है, तो टोटल का मतलब कितना पास कर रहा है। एंटर किया, इंटरिंग फ्लक्स कितना हो गया आपके पास, इंटरिंग फ्लक्स आपका हो गया, जो इंटर कर रहा है वो ये है, लेकिन जब इंटर कर रहा है तो उसको मैंने माइनस ये बोल दिया, और जो आउटवर्ड निकल रहा है बाहर की तरफ इस वाले सरफेस से, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, ये है, एक माइनस ये है एक प्लस ये है, दोनों को सॉल्व कर दिया तो आगे आपका 0, टोटल फ्लक्स 0। अब ऐसे भी देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस निकल गई, कोई भी नंबर ऑफ लाइंस इस सिलेंडर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, मतलब जितना नंबर ऑफ लाइन अंदर घुसा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल गया, मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। समझ गए, अच्छा ये बात हो गई। अब देखें ध्यान से अगला क्वेश्चन, जैसे मैं यहीं पे बनाता हूं, मैं आपको बोला कि आपके पास इस तरीके से हॉलो हेमीस्फीयर है, क्या है, हॉलो हेमीस्फीयर, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, यहां पर प्लस Q, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है सेंटर से इसके ऊपर Q1 और Q2, है ना। बताना है इस चार्ज के कारण फ्लक्स कितना पास करेगा इस हेमिस्फीयर से, है ना। ध्यान दीजिएगा हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब ऊपर खाली है, हॉलो है ये ऊपर से, है ना, ऊपर कोई सरफेस नहीं है, बंद नहीं, ऊपर खाली है। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें यहां पर तो आपको क्वालिटेटिवली दिख रहा होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, ये वाला इसका तो फ्लक्स आप गिनेंगे नहीं, इसका भी फ्लक्स काउंट नहीं होगा, सरफेस से टच करके निकल गया। मतलब अगर हम बात करें जो भी नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस निकल जा रही हैं, मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करी उतनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल गई, मतलब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं बात करूं उस वाले चार्ज की फ्लक्स की मैं अगर बात करूं तो इस तरीके से मैंने हॉलो हेमिस्फीयर बना दिया और चार्ज यहां रखा हुआ है Q2, और ये तो खाली था, हॉलो है ना, ये तो खाली था। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये वाला आएगी लाइंस, इस सरफेस को एक ही बार कट किया है, यहाँ पे तो कोई सरफेस था ही नहीं,
तो इसका मतलब ये जो सरफेस है हेमीस्फीयर का, इसको एक ही बार कट किया है, यहां से भी एक ही बार कट किया है, यहां से भी एक ही बार कट किया है, और यहां से भी एक ही बार कट किया है। तो ध्यान से देखें तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा, यहां फ्लक्स 0 नहीं आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, हॉलो हेमीस्फीयर, ढक्कन नहीं लगा है ऊपर। अगर यहीं अगर ढक्कन लगा होता तो क्या होता, अगर यहीं पर आपका ढक्कन लगा होता मतलब ये भी क्लोज्ड होता, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऊपर वाले सरफेस से पास करती वही नीचे वाले सरफेस से निकलती, जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऊपर वाले सरफेस से पास करती उतनी नंबर ऑफ लाइंस नीचे वाले सरफेस से निकलती, जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऊपर वाले सरफेस से पास करती उतनी नंबर ऑफ लाइन नीचे वाले सरफेस से निकलती, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता, 0। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोल रहा है। सिंपल अगर खाली बोल दिया हेमीस्फीयर है तो अंडरस्टूड है। जब भी आपको बोले खाली स्फीयर हेमीस्फीयर है ना, तो अंडरस्टूड है कि वो सॉलिड ही है, मतलब क्लोज्ड है ना। लेकिन जब वो मेंशन कर दे हॉलो हेमीस्फीयर, इसका मतलब हॉलो हेमीस्फीयर का मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही सरफेस है। कटोरा भाई, कटोरा, कटोरे में ऊपर ढक्कन नहीं होता ना। समझ गए बात? अच्छा 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 अच्छा, बात समझ में आ गई। आइए, जब समझ में आ गई बात तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। चाय छन्नी देखा है क्या? चाय छन्नी, चाय वाला जो बाजार में बिकता है, चाय वाले की दुकान पे बड़ी बड़ी वो लगी रहती है ना, कपड़े लगाते हैं वो लोग, हाँ वही वाली चाय छन्नी। तो उसी चाय छन्नी को उठा लाओ चाय वाले दुकान से, और इसको इस तरीके से रखो, ठीक है, डंडी उंडी लगा दो, लो, और उस चाय छन्नी में जो कपड़ा है उसको भी लगा दो इस तरीके से। ये है कपड़ा, चाय छन्नी, ठीक। तो इसके पास कितने सरफेसेस हैं? 2 सरफेस, एक ये जालीदार नुमा जाली वाला नेट, और एक ये, ठीक है। चलो 2 सरफेसेस होंगे। अगर ये बंद होगा, चलिए सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया। क्या लगा लिया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया। इस तरीके से, नीचे भी है। इस सरफेस को मैं बोलता हूं, इस वाले फ्लैट सरफेस को S1, और इस जाली नुमा सरफेस को मैं बोलता हूं S2। क्वालिटेटिवली आपको बताना है कि 0 होगा कि नहीं होगा, S1 से और S2 से फ्लक्स बताना है। क्या ख्याल है S1 से? नंबर ऑफ लाइंस तो पास कर रही हैं, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं होगा। लेकिन क्या ख्याल है S2 से? क्या जो नंबर ऑफ लाइंस इस S2 वाले सरफेस से पास कर रही है? तो आंसर है यस, इससे भी पास कर रही है। देखो, एक बार यहां पास किया, 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 है ना। यहां भी पास कर रहा है, यहां भी पास कर रहा है, मतलब सरफेस से पास तो कर रहा है, सरफेस से पास कर रहा है। तो ये भी डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। मतलब अगर आपसे जालीदार सरफेस से अगर फ्लक्स पूछे तो आपका कुछ आंसर आएगा, और अगर प्लेन सरफेस से, इस वाले सरफेस से अगर पूछे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए, क्या जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास कर रही हैं
क्या उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस इस जालीदार सरफेस से पास कर रही हैं? तो आंसर है यस। देखो, एक लाइन जो यहां से पास किया वही लाइन यहां से पास कर रहा है, जो लाइन यहां से पास किया वही लाइन यहां से पास कर रहा है, जो लाइन यहां से पास किया वही लाइन यहां से पास कर रहा है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये नेटेड सरफेस के, नेट सरफेस के, जालीदार सरफेस के इस वाले सरफेस से भी पास किया और इस वाले सरफेस से भी पास किया, तो नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विथ जालीदार फॉर दिस लाइन अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके लिए? 0, क्योंकि ये वाला लाइंस एंटर भी कर रहा है इसी जालीदार सरफेस में और बाहर भी निकल रहा है। लेकिन ये सारे लाइंस, ये तीनों लाइंस जो थे, ये तीनों लाइंस जो थे वो एक ही बार जालीदार सरफेस से पास कर रहा था। तो जालीदार सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स आएगा सिर्फ 1, 2, 3 लाइंस की वजह से आएगा। ये वाले और ये वाले लाइंस की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये वाले लाइंस इस सरफेस को 2 बार क्रॉस कर रही है। तो इस वाले की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, इस वाले की वजह से नहीं आएगा और इस वाले वजह से नहीं आएगा। तो क्या ख्याल है कि जो भी फ्लक्स हमारे इस प्लेन सरफेस से होगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइंस इस प्लेन सरफेस से एंटर करेंगी, क्या उतने ही नंबर ऑफ लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस से, ये जो सरफेस है जालीदार वाला, उससे भी पास करेगा? तो आंसर है यस। इसका मतलब ये phi S1 इज इक्वल टू phi S2। इसका मतलब ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे कि इन दोनों का अगर मान ले, अगर यहाँ पे सरफेस भी बना ले, बंद कर ले यहाँ इसको, तो ध्यान से अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूरा क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, तो एक साइड से जितना नंबर ऑफ लाइंस घुस रहा है उतना ही नंबर ऑफ लाइंस दूसरे साइड से भी निकलेगा, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, चाहे ये इस टाइप का सरफेस हो, चाहे तुम यहां पर इस टाइप का सरफेस ले लो, चाहे तुम यहां पर इस टाइप का सरफेस ले लो, जितने नंबर ऑफ लाइंस इससे एंटर करेंगी क्या उतने ही नंबर ऑफ लाइंस इससे निकल जाएंगी? तो आंसर है यस। जितने नंबर ऑफ लाइंस यहां से एंटर करेंगी क्या उतने नंबर ऑफ लाइंस इस कोन वाले सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से निकल जाएंगी? तो आंसर है यस, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये जो दूसरा सरफेस है जो बाउंड कर रहा है फिगर को, वो सरफेस कितना बड़ा है, कितना इर्रेगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा इर्रेगुलर था ये, लेकिन यहां से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा था, घुस रहा था, एंटर कर रहा था, वहीं इधर से निकल गया बाहर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0, 0 हो गया वो। क्लियर है मेरी बात? चलो चलो मिटाते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो, क्या मान ले कुछ तो मान लो कि इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इसकी वैल्यू E0, और यहां पे एक कोन रखा गया है, कोन रेडियस R ले लो और हाइट इसकी H ले लो, स्मॉल h। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कर्व्ड सरफेस ये S1 मान लो और ये प्लेन सरफेस इसका H2 मान लो। ये कोन है, सॉलिड कोन मानेंगे, खाली कोन बोला है तो सॉलिड ही मानेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है फ्लक्स थ्रू S1, फिर उसके बाद निकालना है फ्लक्स थ्रू S2। एक बार S1 से फ्लक्स निकालना है और एक बार S2 से फ्लक्स निकालना है। निकालिए।
मैं बताऊं? चलो देखो 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 इधर देखो, देखो इधर समय नहीं है। मैं कहता हूं क्या कि फ्लक्स निकालना है भाई साहब S1 से, तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे, तो खतरनाक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर, नॉर्मल ये इधर, है ना, और ये एंगल कुछ बनेगा। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, कैसे निकालें, है ना। तो हम बचपन से बड़े चालाक हैं, इसीलिए मैं इसके पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था एलेबोरेटिव तरीके से, इसीलिए बता रहा था कि ध्यान से अगर तुम सोचो, मैं क्या बताया कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस वाले सरफेस से एंटर करेंगी, क्या उतनी नंबर ऑफ लाइंस से निकलेंगी? तो आंसर है यस। तो अगर S1 से पूछा है तो हम S1 से ना निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं S1 से जो फ्लक्स पास करेगा वही फ्लक्स S2 से पास करेगा। तो S1 से जो फ्लक्स पास करेगा वही फ्लक्स S2 से पास करेगा, तो हम S2 से निकालेंगे, क्योंकि S2 से निकालना आसान है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और इस वाले सरफेस का एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। फ्लक्स थ्रू S1 एंड फ्लक्स थ्रू S2, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड, हाँ, E इंटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल फ्लक्स की अगर बात होगा तो टोटल फ्लक्स हमेशा कितना आ जाएगा? 0। टोटल फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? 0, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करेंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यही है, ये भी है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस ऑलवेज 0 होता है। क्लोज्ड सरफेस होगा, सरफेस ऑलवेज 0 इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा, है ना। तो उस केस में अगर एक साइड से कम एंटर कर रहे हैं तो दूसरी साइड से ज़्यादा निकल भी सकती है ना। तो ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। सारे सरफेसेस से, सारे सरफेसेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो बार बार इसीलिए मैं नंबर ऑफ लाइन से आपको बता दे रहा हूं। अब आपसे ये कहे फाइंड आउट द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द कोन, तब क्या करेंगे? क्रॉसिंग पूछ रहा है, तो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है? कितना क्रॉस कर रहा है? क्रॉस का मतलब ये ना कि जितना, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जितना इधर से निकला या इतना जितना इधर से एंटर किया, है ना। इंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू क्रॉसिंग फ्लक्स, एक ही बात है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी दरवाजे से आप, अगर कोई दरवाजा आपका है ना, कोई दरवाजा है, तो दरवाजा अगर है या कोई घर मान लेते हैं, तो अगर एक घर के अंदर एक साइड से एक आदमी घुसा और एक साइड से एक आदमी निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ मैन एसोसिएटेड विथ होम कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए उस घर से कितना आदमी क्रॉस किया, तो क्या बोलेंगे? सिर्फ एक ही बोलेंगे ना। जितना, जो आदमी लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है वही आदमी राइट से निकल जा रहा है, तो क्रॉस कितना किया? 1। तो इसका मतलब फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स आउटवर्ड, फ्लक्स आउटगोइंग इज इक्वल टू द क्रॉसिंग फ्लक्स। तो यहां पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, ये भी आपका क्या है? क्रॉसिंग फ्लक्स। कभी कभी क्रॉसिंग फ्लक्स भी अगर पूछ दे तो इसको आप बोल सकते हैं क्रॉसिंग फ्लक्स। और याद रखिएगा, क्रॉसिंग फ्लक्स हमेशा मैग्नीट्यूड में ही दिया जाता है।
ठीक है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये कोण ये है, ये कोण है, हाइट इसका h ले लो, रेडियस इसका r ले लो, हाइट इसका क्या ले लो, h ले लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस तरीके से। ई नॉट, एक सरफेस इसका S1 है, लेफ्ट वाला पार्ट S1 और राइट वाला पार्ट इसका S2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू S1। S1 से कितना फ्लक्स पास करेगा वो बताना है। कर्व्ड सरफेस है ना, ये पूरा कर्व्ड सरफेस होगा, इसका पूरा कर्व्ड सरफेस को मैंने दो हिस्से में बांट दिया। एक सरफेस मैंने ये कर्व्ड वाला मान लिया S1 और एक सरफेस मैंने कर्व्ड वाला मान लिया S2। तो ये S1 वाले कर्व्ड सरफेस से मतलब आधे कोण के आधे कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। निकालो, ओनली मैग्नीट्यूड बताना है। ओनली मैग्नीट्यूड, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है तुम्हारा। देखो इधर मैं S1 से निकालना चाह रहा हूं, आओ देखते हैं। अब अगर आप फिगर बनाएंगे आधे कोण का तो किस तरीके का बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, हाँ तो ये है आपका S1 सरफेस जो कर्व्ड वाला है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चाहे आप इस कर्व्ड सरफेस निकालो, चाहे ये आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, इस वाले से निकालो, क्या सेम आएगा आंसर? तो हम लोग चालाक हैं, हम लोग इस वाले से निकाल देंगे, क्योंकि इस वाले कर्व्ड सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा वही फ्लक्स इस वाले से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो ये क्या बना है, ट्रायंगल। क्या बना है ये, ट्रायंगल, जिसका ये बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये रेडियस r है तो ये 2r हो गया ना, और ये हाइट कितना हो जाएगा h, ना होगा? होगा यार, हम लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं, देखो मैथ में बड़े तेज हैं। ये 2r है, ये हाइट h है, इसका एरिया निकालना है। तो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो फ्लक्स जो हमारे सरफेस S1 से पास करेगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, ई नॉट इंटू में एरिया इसका ले लेंगे हाफ, इंटू बेस, इंटू हाइट, 2 और 2 चला गया, ई नॉट आर एच, ई नॉट आर एच। अगर यही बात मैं S2 वाले सरफेस से कहूं तो S2 वाले सरफेस से यही फ्लक्स पास करेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई नॉट आर इंटू एच, और एक से एंटर कर रहा है, दूसरे से बाहर निकल रहा है, तो टोटल 0 हो जाएगा। मतलब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, साफ बात, क्योंकि वैसे भी टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस कितना था, 0। अगर मैं इस फ्लैट वाले सरफेस से अगर पूछूं तो फ्लैट वाले सरफेस से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसे तो टच करके निकल जा रहा है। इसका एरिया वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ। मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, 0।
टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं पार्ट वाइज पूछूं कि S1 से कितना होगा और S2 से कितना होगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया, एक बार वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेढ़ा कर दूंगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं टेढ़ा करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं टेढ़ा करने वाला हूं। टेढ़ा कर लो भाई, जैसे देखो, कोन को मत छेड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़ो। कैसे छेड़े, कहने लगे कैसे छेड़े भाई साहब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये एंगल है वर्टिकल से थीटा। फिर से क्वेश्चन वही है, S1 से कितना फ्लक्स पास करेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली निकालो। S1 से कितना फ्लक्स पास करेगा, मैग्नीट्यूड। लगाओ ना, लगाओ ना, लगाओ, दिख क्या रहा है मेरे को। मैं बता दूं, चलो अच्छा मैं बताता हूं। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ कब होगा, जब आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इसका आधा कोण बनाओ, जैसा बनाया था मैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसा और ये ऐसा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लो, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E sin थीटा। क्लियर है? तो अब तो आसान हो जाएगा, एक बार E sin थीटा से निकाल दो, एक बार E cos थीटा से निकाल दो, क्योंकि वर्टिकल वाला तो तुम निकाल ही चुके हो और हॉरिजॉन्टल वाला भी तुम निकाल चुके हो। तो हॉरिजॉन्टल से चलते हैं, ये रेडियस कितना है 2r और ये हाइट इसका h है। तो हॉरिजॉन्टल से अगर हम बात करें, तो हॉरिजॉन्टल से अभी भी मैंने बताया कि इस वाले से तो पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले से पास करेगा। तो टोटल फ्लक्स में सबसे पहले किसका लिखेंगे, सबसे पहले इससे जो पास करेगा, किसकी वजह से, E sin थीटा की वजह से। तो E sin थीटा की वजह से जो फ्लक्स पास करेगा वहां लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं फ्लक्स फाई, टोटल लिख रहा हूं मैं, किसकी वजह से, E sin थीटा की वजह से। क्या लिखेंगे, E sin थीटा, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, प्लस अभी कॉस थीटा की वजह से निकालो। E cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे नीचे आ रही है ना, तो जो इस वाले सरफेस से पास करेगा वही इस वाले सरफेस से पास करेगा। तो इस वाले सरफेस का एरिया निकाल दो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, प्लस यहां लिखता हूं मैं, E cos थीटा इंटू एरिया। ध्यान से देखो, ये सर्कल था पूरा, तो आधा कर दिया तो सिर्फ आधा एरिया बचा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, सोचो, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देखते, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते एंगल थीटा पे देखते, अगर बिना कंपोनेंट के करते तो क्वेश्चन टफ हो जाता। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर दो, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और करो। एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर। कैसा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर छोड़ो, क्वार्टर स्फीयर ले लो। कैसा ले लो, क्वार्टर स्फीयर, है ना। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे ये रेडियस इसका स्मॉल r ले लो,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लो, E और वर्टिकल एंगल थीटा। इसी सरफेस से बताना है, कर्व्ड सरफेस से। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। क्योंकि अगर पूरे हेमिस्फीयर से निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो तो तुम आसानी से बता दोगे, है ना? तो ये कर्व्ड वाला निकालो, बहुत आसान है। टुकड़ों में तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टुकड़ों में तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टुकड़ों में तोड़ो, आंसर आ जाएगा, है ना? तो एक टुकड़ा किधर जाएगा? इधर आएगा। क्या होगा एक टुकड़े का नाम? ई साइन थीटा। और इस टुकड़े का नाम क्या होगा? ई कॉस थीटा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो जो फ्लक्स ई कॉस थीटा के कारण कर्व्ड सरफेस से एंटर करेगा वही फ्लक्स इससे निकलेगा। तो क्या लिखोगे भाई? ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, अरे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पूरा सर्कल का, क्योंकि जो हेमिस्फीयर था और ये ऐसा लेता तो पाई आर स्क्वायर बनता ना, इसका भी आधा हो गया तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। हाँ, अच्छा देखो, ये पाई फिर प्लस, अभी साइन थीटा के कारण निकालो, ई साइन थीटा के कारण जो अंदर एंटर करेगा कर्व्ड सरफेस से वही इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द फ्लक्स। मैग्नीट्यूड निकाला हूं थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, सॉरी कर्व्ड सरफेस। क्लोज सरफेस है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ऐसे किए जाते हैं, सवाल पे ही प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आगे की बात करते हैं कल, गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे कल? गॉस लॉ। चलो, थैंक यू वेरी मच।